सर 150 साल पहले तक भी महिलाओं के पास शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। इस देश में एक भी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। बहुत कम देश में लड़कियों महिलाओं को पता होगा कि आज अगर वो पढ़ लिख भी पा रही हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है। क्योंकि अगर लड़की पढ़ लिख गई है और अगर वो फ्री हो गई है तो वो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपने लिए पार्टनर चुन ले। और अगर लड़की अपनी पसंद से पार्टनर चुनने लग गई तो जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। कास्ट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को दबा कर रखा जाए। जो फीमेल लिटरेसी थी वो लगभग शून्य थी। ये भाई अभी आप सोचो तो ये दिमाग सुनने पड़ जाए ये सोच के कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी। ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है। बहुत कम देश में लड़कियों महिलाओं को पता होगा कि आज अगर वो पढ़ लिख भी पा रही हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, नहीं जानते। और इसी तरह से बहुत कम महिलाओं को पता होगा कि अगर वो सिर्फ 150 साल पहले तक पढ़ने लिखने के अधिकार से ही वंचित थी, संभव ही नहीं था पढ़ना लिखना, तो वो किसकी वजह से था। ना तो हमें ये पता होता है कि हमारे दोस्त कौन है, ना हमें ये पता होता है कि हमें दबा कर किसने रखा। तो नतीजा ये होता है कि वही जो पुरानी ताकतें हैं जिन्होंने हमें दबा कर रखा था वही आज हमारे सामने होती हैं, थोड़ा बहुत अपना रूप बदल करके, और हम उन्हें अपना दोस्त समझ रहे होते हैं। बहुत कम महिलाएं होंगी देश में जो ये सवाल करती होंगी कि वो ताकतें जिन्होंने इस देश की सारी लड़कियों को अनएजुकेटेड, अशिक्षित रखा था, बेसिक लिटरेसी तक नहीं लेने दी थी, वो ताकतें कहाँ चली गई। वो ताकतें मर तो नहीं गई ना, वो आज भी होंगी एक्टिव, वो किसी और रूप में एक्टिव है। तो बहुत कम महिलाएं ये सवाल पूछती हैं कि वो कौन सी फोर्सेस थी। और आप ये अगर पूछोगे नहीं, आप पास्ट को जानोगे नहीं, पास्ट को सीखोगे नहीं, तो पास्ट अपना रूप बदल करके आपको प्रेजेंट में भी एनस्लेव करेगा, गुलाम बनाएगा। लड़की के पास जो है ना वो वूम्ब होता है, प्रोक्रिएशन, प्रजनन की ताकत होती है, और इस ताकत को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है कास्टिज्म के लिए। क्योंकि अगर लड़की पढ़ लिख गई है और अगर वो फ्री हो गई है तो वो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपने लिए पार्टनर चुन ले। और अगर लड़की अपनी पसंद से पार्टनर चुनने लग गई तो जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके जड़ें जो हैं वो कास्ट सिस्टम में है। भी देखो, कास्ट सिस्टम में जो इंटर मैरिज होती है वो नहीं हो सकती, और वो रूट है कास्ट सिस्टम की ना। अगर ये जितने वर्ण हैं और जातियां और उपजातियां हैं, अगर ये आपस में विवाह करने लग जाए तो कास्ट तो खत्म हो गई। समझ रहे हो? कास्ट तभी चल सकती है जब एक जाति दूसरी जाति में जाकर के शादी न करे, तभी कास्ट चल सकती है। तो कास्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को दबा कर रखा जाए। हम सोचते हैं कि जो जेंडर ऑपरेशन है और जो कास्ट ऑपरेशन है ये दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, अलग अलग चीजें नहीं है। लड़कियों को दबा के नहीं रखोगे तो एक वर्ण की लड़की दूसरे वर्ण के लड़के से जाके शादी कर लेगी, या एक जाति की लड़की दूसरी जाति से शादी कर लेगी। सवर्णों की लड़की शूद्रों के यहाँ जा सकती है, शूद्रों की लड़की सवर्णों के यहाँ आ सकती है। तो ये सब अगर हो गया तो फिर कास्ट सिस्टम बचेगा कहाँ? कास्ट खत्म। एक बार इंटरमिंगलिंग ऑफ कास्ट हो गई तो कास्ट खत्म हो जाएगी ना। मुझे गीता से अर्जुन का सवाल याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था। हाँ, तो जो कल्चरल नॉर्म था वो तो यही था कि वर्ण को किसी तरह से भी बचा कर रखना है। तो भगवत गीता भी शुरू ऐसे ही होती है कि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया और क्षत्रिय सारे मारे गए तो क्षत्रियों की जो स्त्रियां हैं वो जा करके दूसरे वर्णों में प्रतिलोम विवाह कर लेंगी। प्रतिलोम विवाह माने जब
ऊंचे वर्ण की स्त्री जाके दूसरे तथाकथित नीचे वर्ण में जाकर के वो विवाह कर लेती है या संतान पैदा कर लेती है, बोली उससे वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर माने कि जिनकी कोई वर्ण एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, तो उनको जो है बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था वर्ण संकरों को। बोले जो वर्ण संकर पैदा होंगे तो फिर ये जब श्राद्ध वगैरह करेंगे तो पितरों की आत्माएं श्राद्ध स्वीकार नहीं करेंगी, वो श्राद्ध नहीं स्वीकार करेंगी तो वो फिर भूखी प्यासी रह जाएंगी, तो फिर इसकी वजह से वो उनका प्रकोप होगा और श्राप लगेगा। तो ले देखे पूरी गीता भी इसी बात से शुरू होती है कि महिला अगर चली गई और किसी दूसरे वर्ण में उसने विवाह कर लिया, मेटिंग कर ली, तो क्या होगा। और ये पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो बाकी आगे चल के फिर कास्ट सिस्टम बनी, जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसके लिए बहुत खतरे की बात थी कि महिला आज़ाद हो गई है और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकती है। वर्ण व्यवस्था पूरी ढह जाती अगर महिला आज़ाद हो जाती, क्योंकि फिर जो है इंटरमिंगलिंग हो जाती ना वर्णों की और जातियों की। तो इसलिए महिलाओं को दबा कर रखना बहुत ज़रूरी। और भी कारण थे पर ये एक प्रमुख कारण था कि महिलाओं को दबा कर क्यों रखना है, ताकि वर्ण व्यवस्था चलती रहे। तो इसलिए उनको शिक्षित नहीं होने देना है, इसलिए उनके पास किसी भी तरह के न्यूनतम अधिकार भी नहीं आने देने हैं। ये सब इसलिए चला करता था और इसलिए ये हालत थी कि जो 19वीं शताब्दी थी उसके चौथे पांचवें दशक तक भी भारत में कोई गर्ल्स स्कूल ही नहीं था, और जो फीमेल लिटरेसी थी वो लगभग शून्य थी। भाई अभी आप सोचो तो ये दिमाग सुनने पड़ जाए ये सोच के कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी, या रही हुई तो दो चार मुट्ठी भर। फीमेल लिटरेसी वाज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है। और वही जो पहला स्कूल खोला जा रहा है, तो पहला स्कूल खोलने में भी जिन लोगों के स्वार्थ थे महिलाओं को अनएजुकेटेड और डिसएम्पावर्ड, अशक्त रखने में, उन्होंने जितना ज़्यादा विरोध हो सकता था करा, रेजिस्टेंस दिया, मारपीट की, लड़ाई झगड़े किए, कोर्ट केसेस करे, जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ उन्होंने करा। लेकिन आज की जो लड़की है वो बिल्कुल नहीं जानती है कि उसको फ्रीडम आज मिली हुई है, उसके लिए उसको किसके प्रति थैंकफुल होना है। फ्रीडम होती तो बर्थराइट है, लेकिन वो बर्थराइट भी अवेलेबल नहीं होती है ना, यूं नहीं उपलब्ध होती। तो आज महिलाओं को अगर वो आज़ादी मिली हुई है तो उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष करा है। और उसमें डीके कर्वे आते हैं शुरुआत, और पीछे से राजा राम मोहन रॉय से होती है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले आते हैं। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, ईवीआर पेरियार। ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाना चाहिए महिलाओं के सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र। पर बहुत कम महिलाओं को पता है कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज वो शिक्षा, संपन्नता, नौकरी, करियर, समता, न्याय, इनके जो है फिर वो फल भोग पा रही हैं। बहुत कम महिलाओं को ये बात पता है। तो ऐसा ही है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में कि जैसे ज्योतिबा फुले जो है उनके लिए तो बिल्कुल है कि लोगों को जाकर के शायद मूवी देख करके आनी ही चाहिए। और इनसे अलग आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, किस तरीके से उन्होंने क्या लड़ाइयाँ जो हैं वो स्त्रियों के हक के लिए लड़ी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मतलब आप हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो जानते ही हैं, बट और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप मतलब बता सके। नहीं, जो सबसे बड़ा उस लड़ाई का परिणाम है वो तो भारत का संविधान ही है। भारत के संविधान में महिलाओं को जो स्थान मिला हुआ है,
एक बराबरी के मनुष्य का स्थान, तो वो आसानी से मिलने वाला नहीं था, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था चली थी पारंपरिक रूप से, वो कतई महिलाओं के पक्ष में नहीं थी। तो जो आज हमारा संविधान है वो कोई पहला संविधान थोड़े ही है। हम्म। उसके पहले स्मृतियां चलती थी, कई स्मृतियां होती थी, जैसे मनुस्मृति का नाम सुना होगा। तो मनुस्मृति वगैरह भी अपने आप में लीगल डॉक्यूमेंट ही थे एक तरह के, वो भी एक प्रकार के संविधान ही थे। वो पूरे पूरे कभी भी एनफोर्स नहीं होते थे, पर उनका भी जो काम था वो यही था, काइंड ऑफ कोडिफाइड लॉ। और वो जो लॉज थे, उन लॉज में महिलाओं की बड़ी हालत खराब थी, बड़ी दुर्दशा थी। आज की जो लड़की है वो कल्पना भी नहीं कर सकती है कि अगर भारतीय संविधान नहीं होता और वही जैसी पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी वो चल रही होती, तो आज उसकी क्या दुर्दशा होती। अगर हम कोशिश भी कर लें ना, तो जो आज की जो मॉडर्न लड़की है उसको हम बताएं कि सिर्फ आज से 150 साल पहले भी किस तरीके के लॉज से तुम्हारी तकदीर गवर्न होती थी, तो लड़की मानेगी नहीं, और मानेगी तो शॉक में आ जाएगी। हिंदू कोड बिल लेकर आए थे डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, उसको बनाया पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने के बाद उसको लेकर के आए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बराबरी की बात कर रहा है तो जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें भी बराबरी दिखनी चाहिए ना। यही तो फिर संविधान को मानने का तकाजा हुआ कि भाई एक संविधान आ गया जो कहता है सब बराबर है, तो फिर जो पर्सनल लॉज हैं वो भी तो बराबरी पर ही आधारित हों। तो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, जिसमें पहली बार महिलाओं को वो हक दिए जा रहे थे जो कि महिलाओं को आमतौर पर मिलते नहीं हैं। भारत में तो एकदम ही नहीं मिले हुए थे। उदाहरण के लिए पिता की संपत्ति में हक, डाइवोर्स का हक, कि अगर शादी ठीक नहीं चल रही है तो महिला भी पुरुष भी दोनों कह सकते थे कि इस शादी को नलिफाई किया जाए। और ये सारी चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो हिंदू कोड बिल था वो पास ही नहीं हुआ। उसको पहले डिले किया गया, डाइल्यूट किया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को जो विरोध मिल रहा था, उस विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। लॉ मिनिस्टर थे ना उस वक्त, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफा देने के बाद वो जो ड्राफ्ट था बिल का, उसके 4 हिस्से करके उनको अलग अलग करके पास किया गया, पर बहुत वाटर्ड डाउन तरीके से, डाइल्यूटेड तरीके से, क्योंकि लोगों का विरोध ये था कि जो भारतीय संस्कृति चली आ रही है जिसमें महिला का एक स्थान है, अगर आप ऐसे लीगल प्रोविजंस ले आए जिसमें महिला को बराबरी का दर्जा मिल गया, तो फिर भारतीय संस्कृति का क्या होगा। तो ये सब रहा। अब आमतौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को आप एसोसिएट करके देखते हो कास्ट वाला जो स्ट्रगल है पूरा उससे, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था मिनिस्ट्री से, ये इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं था। ये पूरे तरीके से महिलाओं के कारण, महिलाओं के पक्ष में डॉक्टर अम्बेडकर ने वो बिल ड्राफ्ट करा। और जब वो बिल देखा कि वो नहीं होने वाला इनैक्ट, लेजिस्लेट नहीं होगा, तो फिर इस्तीफा ही दे दिया। ये बात भी बहुत कम महिलाओं को पता है कि उनके वास्तविक हितैषी रहे कौन है।